नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ हमारी पूरी टीम तैयार है। देवांशी हमें बताएंगी आज के बाजार का पूरा एक्शन। कुशल बताएंगे मई में ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे, नतीजों पर भी हमारा फोकस रहेगा। ब्रिटानिया का अनुमान हमें बताएंगी देवांशी। पूजा बताएंगी इंडिगो और मदरसन सुमी के नतीजे कैसे रहने वाले हैं। इसके अलावा और भी खबरों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी हैं। इनसे भी हम समझेंगे आगे बाजार की चाल क्या हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में क्या एक्शन रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन किस तरह का कारोबार रहा। तो लॉकडाउन खोलने के फैसले ने बाजार में जबरदस्त आज जोश भरने का काम किया। निफ्टी 2.5% की तेजी के साथ 9,800 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 850 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया और 650 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी बैंक में देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी सरकारी बैंकों में देखने को मिली। आज इंडेक्स करीब 7.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये दिखाते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 1575 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 459 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बाजार में लगातार तेजी का सिलसिला बना हुआ है। आज एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी 10,000 के आंकड़े को भी छू लेगा। आप इस बुलिश ट्रेंड को किस तरह से देखते हैं? आज के बाजार पर आपका नजरिया क्या है? बाजार ने जून महीने की बेहद दमदार शुरुआत की और निफ्टी आज मजबूती के साथ ऊपर बढ़ा और एक के बाद हर एक लेवल को पार करने की कोशिश की। 9,900 के भी पार निकला, यानी कि 30 अप्रैल के हाईज को भी बाजार ने आज पार किया। 10,000 के बेहद करीब पहुंचा। हालांकि उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन कोई खास नहीं। जाहिर सी बात है कि जब डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर हों और दुनिया भर में हल्के तनाव का माहौल हो तो इतनी प्रॉफिट बुकिंग आना जायज है। और खासतौर से तब जबकि 4 ही सेशन में बाजार लगभग निफ्टी पर 900 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ चुके हैं। बैंक निफ्टी पर भी 20,000 के लेवल को पार किया। 20,225 तक बैंक निफ्टी पहुंचा और आखिर में 20,000 से थोड़ा सा नीचे 19,900 के नजदीक जाकर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे यहाँ लॉकडाउन खुलने के संकेतों ने बाजार में जोश भरा। उसके अलावा शुक्रवार के सेशन में घरेलू फंड और विदेशी निवेशक दोनों ने खरीदारी की है। तीसरा, बाजार ने जिस तरह की दमदार क्लोजिंग दी है मई सीरीज की और उसके बाद शुरुआत की है जून सीरीज की, उससे भी जोश आता हुआ दिख रहा है। लगातार खरीदारी होती हुई दिख रही है। और चौथा, शॉर्ट्स ढेर सारे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी जबरदस्त डिस्काउंट पर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो शॉर्ट कवरिंग का भी काफी सहारा मिला। और जो साइड पर बैठे हुए लोग हैं बड़े करेक्शन के इंतजार में, उनकी तरफ से भी खरीदारी होती हुई जरूर नजर आई है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने बाजार में आज जोश भरा और एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। लगातार 4 सेशन बाजार में शानदार तेजी होती हुई दिखी है। ओके, तो एक बेहद मजबूत कारोबारी सत्र आज का। लेकिन आज के सत्र में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसकी भागीदारी ज्यादा रही और किन खबरों के दम पर रही, ये समझाने के लिए बताने के लिए देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवांशी, बताइए। बाजार में आज फिर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा था और आज देखिए आप सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें हमें हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखा। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आज निफ्टी में बजाज फाइनेंस, टाइटन, टाटा स्टील, एम&एम जैसे ऐसे कई स्टॉक्स थे जो आज टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए। वहीं आप देखिए अगर लूजर्स की बात करें तो बहुत ही कम स्टॉक्स थे जो आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने मुनाफा वसूली देखी है या ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखा, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, भारती इन्फ्राटेल, नेस्ले, सिप्ला, ये सारे
सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने पिछले कई दिनों में तेजी देखी थी और आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली है। साथ ही अगर आज सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल्स, उसमें भी आप देखिए जो सरकारी बैंक्स हैं वहां पे आज हमने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी होती हुई दिखी। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे 5% से ज्यादा गेन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखे। साथ ही आप निजी बैंक्स पर भी नजर कीजिए, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये ऐसे कई स्टॉक्स थे जहां पे हमने 1.5% से लेकर 4% तक के गेन्स देखने मिले हैं, लेकिन ओवरऑल निफ्टी बैंक को आज सहारा देते हुए दिखे। साथ ही आज एनबीएफसीज, ये एक ऐसा सेक्टर था जहां पे कई दिनों के बाद हमने आज थोड़ी सी रौनक देखी है। उसमें भी आप देखिए पिरामल एंटरप्राइज करीब 15% तक के गेन्स हमने स्टॉक में देखे हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, साथ ही इक्विटास होल्डिंग्स, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे 5% तक की तेजी हमने ये सारे स्टॉक्स में देखी। साथ ही आज जिस तरह से ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे अनुमान से हल्के से बेहतर, वहां पे हमने देखा कि ऑटो एंसिलरी साथ ही टायर स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, अपोलो टायर्स, ये सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज करीब 5 से 7% तक की तेजी हमें देखने मिली है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। वोल्टास, साथ ही हेवल्स, ब्लू स्टार, ये सारे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। और आज कुछ ऐसे बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स थे जहाँ पे मुनाफा वसूली आती हुई दिखी थी या लाल निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा। फार्मा सेक्टर इसमें लीड करता हुआ दिखा था। अजंता फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ऑरबिंदो फार्मा, लुपिन, ऐसे कई स्टॉक्स थे जहाँ पे हमने देखा कि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा, लेकिन 1 से 2% तक के दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन अगर आप ब्रॉड इंडाइसेस की बात करें तो आज निफ्टी को ब्रॉड इंडाइसेस ने आउट परफॉर्म किया है। ओवरऑल अच्छी गेन्स आज मार्केट में देखने मिले हैं। ओके, तो ये कुछ अहम खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखा ये देवांशी ने हमें समझाया। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब। सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज जिस तरह से बाजार की दमदार शुरुआत हुई, एक अच्छी तेजी के साथ आज मार्केट में ट्रेड हुआ, क्या बाजार की ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है? देखिए मृत्युंजय, बाजार में जो मोमेंटम है ये डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है मोमेंटम का। और यहाँ पे ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ग्लोबल मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट में आने के लिए इंतजार कर रहा है सही माहौल का। और जैसे ही हम लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 दिन से 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा लग रहा था कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन ग्रेजुअली लिफ्ट किया जाएगा और वही किया गया है। तो पिछले 3-4 सेशन में एफपीआईज जिसको कहते हैं आजकल, वो एफपीआईज ने जमकर खरीदारी की है और यही एक मुख्य रीजन है बाजार को अचानक ऊपर जाने का। दूसरी बात, जैसे अनिल जी कह रहे थे, बाजार जब गिर रहा था थोड़े शॉर्ट पोजीशंस बाजार में खड़े हो गए थे, तो वो शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा था। और ये दोनों कारण थे जहां हम लोगों को लगा कि मार्केट को ऊपर ले जा रहा था। 3-4 और चीज मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात है, देखिए लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो रहा है, तो कंपनीज के पोजीशन, कंपनीज का परफॉर्मेंस में भी सुधार आना शुरू होगा। दूसरी बात है, सरकार की तरफ से मतलब आईएमडी की तरफ से प्लस प्राइवेट जो एजेंसीज है उसकी तरफ से भी जो मॉनसून के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो लगभग बेटर देन एवरेज है। 102% का अनुमान किया जा रहा है। ये इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। आज के दिन में भी करीब 60% इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सेंटर्ड अराउंड एग्रीकल्चर एंड मॉनसून, तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर है। ये भी मार्केट में ये न्यूज भी पॉजिटिव है। और आखिरी बात ये है कि एफआईआईज की तरफ से फ्लो जरूर आता रहेगा सिलेक्ट काउंटर्स में, सिलेक्ट पॉकेट्स में, पर एफआईआई आउट इनफ्लोज बहुत 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 जम के इस साल आने की संभावना रहेगी आने वाले दिनों में भी। सतर्क इस बात पे रहना है कि अभी भी जो लॉकडाउन का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म नहीं हुआ, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड का वापस सेकेंड फेज ऐसा कुछ अगर आ जाए तो मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके जी, ये आपने समझाया अच्छे से कि बाजार में जो मोमेंटम बना है वो कितना टिकाऊ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो कंपनियों ने आज मई के ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कैसा रहा है ऑटो कंपनियों के लिए मई का महीना, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए, ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए।
जी, तो मई महीने की ऑटो बिक्री के आंकड़े आज आए काफ़ी कंपनियों के, जिसमें 3 प्रमुख कंपनियाँ अगर आप देखें, तो मारुति सुजुकी यहाँ पर नंबर्स जो आए थे, जो हम अनुमान करके चल रहे थे, उससे खराब साइड पर आते हुए नज़र आए। इनफैक्ट अगर आप यूनिट्स की बात करेंगे, तो कुल बिक्री 1,34,000 से घटकर केवल 18,540 यूनिट्स कंपनी ने मई महीने में बेचे हैं। ऑब्वियसली लॉकडाउन का असर जो है इनकी बिक्री पर पड़ता हुआ दिखा। इसके साथ ही कंपनी की अगर आप ओवरऑल एक्सपोर्ट्स और घरेलू बिक्री देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट हमें देखने को मिली सालाना आधार पर। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखें तो अनुमान के हिसाब से ही रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर हम करीब 80% की फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे थे और एग्जैक्टली जो है पैसेंजर व्हीकल्स में अगर आप देखें तो 81% के लगभग फॉल देखने को मिला और 3,867 यूनिट्स जो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इन्होंने बेचा। कमर्शियल स्पेस जो था वो भी 71% की गिरावट के साथ इन्होंने 5,170 यूनिट्स बेचे थे और साथ ही अगर आप टोटल ट्रैक्टर बिक्री देखेंगे तो वहां पर भी आपको हल्की सी 300 यूनिट्स की गिरावट रहेगी। तो यानी कि ट्रैक्टर बिक्री जो है रिलेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया बाकी दो सेगमेंट्स के मुकाबले। साथ ही एस्कॉर्ट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी शानदार परफॉर्मेंस रही। जो अनुमान था करीब 75% की गिरावट का सालाना आधार पर इनकी यूनिट्स में, उसके मुकाबले केवल 3.5% की ही गिरावट हमें देखने को मिली और 6,827 यूनिट से घटकर जो है 6,594 यूनिट्स कंपनी की इस साल इस मई में बेचे गए थे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एस्कॉर्ट्स के नंबर डेफिनेटली बेहतर साइड पर दिखे, पर मारुति के नंबर जो है वो वीकर साइड पर दिख रहे थे। ओके, अब सुदीप जी मैं आपसे सर समझना चाहूंगा, जो अभी कुशल बता रहे थे कि मई में कैसे आंकड़े आए हैं ऑटो बिक्री के, इन आंकड़ों को देखने के बाद आगे आपको ऑटो कंपनियों की रफ्तार कैसी लग रही है? जी, मैं तो ऑटो सेक्टर में कॉशियस हूँ बहुत दिनों से और मैं अपना कॉशियस व्यू मेंटेन करूंगा। अगर इस सेक्टर में अब देखिए, पहली बात तो ये है कि बिफोर कोरोना ये सेक्टर में स्लो डाउन जबरदस्त था और इसमें रिकवरी का कोई भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा संकेत कोरोना से पहले भी देखने को नहीं मिला था। अब पोस्ट कोरोना अभी रिकवरी में मेरे ख्याल से और भी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर इस सेक्टर में आपको ध्यान देना है, खरीदारी करनी है, तो टू व्हीलर सेक्टर में ध्यान देना शायद बेहतर रहेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि ये उम्मीद किया जा रहा है कि कोरोना के बाद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इंप्लीमेंट होने के साथ साथ ये टू व्हीलर्स के बिक्री शायद बढ़ेंगे। लोग इंस्टेड ऑफ पब्लिक व्हीकल्स शायद टू व्हीलर का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए टू व्हीलर कंपनी में ध्यान दिया जा सकता है। और इस सेक्टर में भी मैं बजाज ऑटो का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। इनका एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा पकड़ है, क्योंकि पिछले महीने भी हमने देखा था जब बाकी कंपनीज का बिक्री शून्य के बराबर था, तो भी बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट सेक्टर का जो बिक्री था उसके चलते एक अच्छा नतीजा देखने को मिला था। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि आपको ऑटो सेक्टर में खरीदारी करनी है, बजाज ऑटो में ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है, तो ये आपका नज़रिया है। लेकिन अब बात करते हैं आगे आने वाले नतीजों की। तो ब्रिटानिया के नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। बताइए देवांशी। ब्रिटानिया से इस तिमाही में बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं की जा रही है। सबसे अहम होगा वॉल्यूम ग्रोथ देखना, और इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब -2% से लेकर -5% पर आती हुई दिख सकती है। पिछले साल अगर आप बेस देखें वॉल्यूम ग्रोथ का, तो 7% तक वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ती हुई दिखी थी, और इस तिमाही में हम देखेंगे कि 2 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ कम होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर नंबर्स की बात करें तो जो आय है करीब 2% तक कम होती हुई दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि जो एसेंशियल आइटम्स की बिक्री थी वो तो जारी थी, लेकिन इसके बावजूद हम देखेंगे कि कुल आय है जो करीब 2% तक कम होती हुई दिख सकती है। साथ ही कंपनी ने करीब 1% की जो कीमतें हैं वो अपने प्रोडक्ट्स पर बढ़ाई है। इससे जो आय है इसको थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिख सकता है, लेकिन इसके बावजूद 2% तक आय थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर थी। इसके अलावा अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 2 फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हुए देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए इस बार इनके जो खर्च हैं, विज्ञापन खर्च, वो थोड़े से कम होते हुए दिखे थे, जहां से सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो कच्चे माल की लागत है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी थी, यानी कि चीनी की कीमतें, साथ ही आटे की जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी थी, और इसके चलते आप देखेंगे करीब 3 से 4% कामकाजी मुनाफा कम होता हुआ दिखेगा। मार्जिन इस तिमाही में एकदम फ्लैट रहने की उम्मीद लगाई जा रही है।
15% के आसपास जो मार्जिन हैं कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। और अगर मुनाफे की बात करें तो टैक्स खर्च जो है वो लगभग आधा होता हुआ दिखेगा और इसी के चलते करीब 9 से 10% तक कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे अहम होगा ये देखना कि मैनेजमेंट कमेंट्री किस तरह से आती है, साथ ही आगे चल के इनके जो डिमांड है वो किस तरह से बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है कंपनी की, और साथ ही जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो किस तरह से रहते हैं इस पर भी नजर रहेगी। कुल मिला के इस बार जो नंबर्स हैं एकदम फ्लैट आने की उम्मीद है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ पर क्लियरली एक फोकस रहेगा। ओके, तो ये ब्रिटानिया के नतीजों का अनुमान, लेकिन कल इंटरग्लोब और मदरसन सुमी के भी नतीजे आने वाले हैं। इंटरग्लोब के नतीजे बताने के लिए पूजा जुड़ी हुई है हमारे साथ, और मदरसन सुमी के नतीजे बताने के लिए कुशल जुड़े हुए हैं। पहले पूजा आप बताइए। जी, इंडिगो के इस बार सबसे खराब नतीजे आने की उम्मीद है। इस बार का सबसे बड़ा घाटा कंपनी इस साल दर्ज कर सकती है और ब्रोकरेज की जो राय है वो भी काफ़ी बढ़ी हुई है। कुछ का तो ये भी मानना है कि शायद घाटा इस बार 1000 करोड़ से ऊपर का भी आ सकता है। कंपनी के नतीजों में 2 महीने के लॉकडाउन का असर तो दिखेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो फिक्स्ड कॉस्ट जारी थे कंपनी के उससे भी मुनाफे में इस बार काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ेगा। हमारा अनुमान है कि आय में 8% की गिरावट दर्ज हो सकती है और इस बार कंपनी करीब 925 करोड़ का घाटा दर्ज कर सकती है। लेकिन अब आने वाले समय के लिए कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है तो कंपनी किस तरीके से फेस वाइज अपने जो ऑपरेशंस है वो शुरू करती है और क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है, इन तमाम बयानों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन कमजोर नतीजे की ही उम्मीद की जा रही है इस बार इंटरग्लोब एविएशन से। जी, तो मदरसन सुमी के कल नंबर्स आने हैं और वीकर साइड पर ही दिख रहे हैं। पूरे के पूरे नंबर्स हर पैरामीटर पर गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें मुनाफा अगर आप देखें तो वो लगभग 55% लुढ़कता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर 410 करोड़ से घटकर अब मुनाफा केवल 180 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और ये इसलिए क्योंकि जो इनकी अन्य आय है वहां पर करीब 75 से 80% का फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी की रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी 12-13% की गिरावट है, क्योंकि इनके जो अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में जो क्लास 8 ट्रक्स की वॉल्यूम में एक्सपोजर है वहां पर कहीं ना कहीं इनका सीधा इंपैक्ट इनके रेवेन्यू पर आता हुआ नजर आएगा। साथ ही इनके खर्चों में जो है वहां पे कमी नहीं आई है और वहां पे लगातार फिक्स्ड खर्चे होने की वजह से इनके मार्जिन्स पर दबाव रहेगा। 7.2% से घटकर 6.5% पर मदरसन सुमी के मार्जिन्स आने का अनुमान है। ओके, अब सुदीप जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, ब्रिटानिया, इंटरग्लोब और मदरसन सुमी के नतीजों का जो अनुमान बताया गया है इसको देखते हुए आपका क्या व्यू बन रहा है इन तीनों कंपनियों पर? देखिए, जो एफएमसीजी सेक्टर है वहां पे हम लोग का फेवरेट स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर, डाबर और मैरिको। मुख्य कारण ये है, ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है, रूरल इंडिया में बहुत बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्रिटानिया के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि नतीजे जैसे एनालिसिस पूजा ने अभी बताए थे, वो एनालिसिस हम उससे सहमत है। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिन का स्ट्रेटेजी क्या बता रहा है, उसके ऊपर हमारा व्यू होगा। पर पिछला क्वार्टर कुछ खास नहीं होगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, और ये करंट क्वार्टर भी कुछ ऐसा कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं होगा। मदरसन सुमी में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछला क्वार्टर जो भी हुआ, आने वाले क्वार्टर हम अच्छा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में इनके जो प्लांट्स है खुल गए हैं, इंडिया के भी ज्यादातर प्लांट्स खुल गए हैं। इंटरग्लोब में हम सतर्क रहेंगे क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में अभी भी बहुत रोड बम्प्स हैं, तो we'll recommend staying away from Interglobe। अब वक्त है ये जानने का कि कल के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बैंक शेयरों ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, क्या ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा और कल के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंकिंग शेयरों ने अब तक बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है और बाजार को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अब भी ओवरऑल आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने 30 अप्रैल के हाई से दूर है। यानी कि बैंक निफ्टी में और बैंकिंग शेयरों में तेजी की जगह अब भी है, क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इस पूरी तेजी में थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आए। सिर्फ पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से बैंक शेयर काफी तेजी से भाग रहे हैं, तो बाजार के मूड माहौल के साथ थोड़े और मजबूत हो सकते हैं। लेकिन बैंक शेयरों के लिए और तेजी बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि कल बैंक निफ्टी 20,000 के पार निकल कर टिके। अगर 20,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिकता है तो 20,500 21,000 तक की जाने की जगह बैंक निफ्टी में साफ बन रही है। नीचे की तरफ अब 19,400 19,600 ये वो रेंज है जो बैंकिंग शेयरों के लिए बेहद अहम सपोर्ट का काम
काम करेगी। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, कल के लिए अहम सपोर्ट आपका होगा 9700 9750 की रेंज में, और ऊपरी स्तरों पर 9925 10000 ये वो रेंज होगी जहाँ पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी बाजार में। तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूती का है, और अगर ग्लोबल मार्केट ने साथ दिया और कोई खास बड़ी गिरावट अमेरिका में न देखने को मिले और डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक रहे, तो फिर भारतीय बाजार 10,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। हाँ, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में अगर कोई किसी वजह से बड़ा करेक्शन आ जाए तो हमारे यहाँ ब्रेक लग सकता है, अदरवाइज चिंता की कोई खास बात इस वक्त नजर नहीं आती। तो मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फंड फ्लो स्ट्रॉन्ग है, खबरें अच्छी आती दिख रही है, और बाजार में तेजी का मूड माहौल बरकरार है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका ये रणनीति बताने के लिए। अब सुदीप जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को इस मार्केट में कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी है। ये प्रोडक्ट पे बहुत फोकस इस कंपनी का हमेशा से रहा है। IBM के प्रोडक्ट्स एक्वायर किए थे, अभी रिसेंटली सिस्को के टेलीकॉम रिलेटेड प्रोडक्ट एक्वायर कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसका फायदा, प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है वो अभी तक मिला नहीं। उसके बावजूद सर्विस सेक्टर से जो रेवेन्यू जनरेट करके बेहतरीन नतीजे प्रदर्शन किए थे पिछले क्वार्टर में, और आने वाले दिनों में अगर 1 साल का नजरिया से किसी को खरीदारी करनी है तो यहाँ पे जरूर खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज जो हो रहा है इस कंपनी में वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, और 700 रुपए का टारगेट, 700 से 750 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की जा सकती है। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र कहूंगा, NBFC सेक्टर से दिग्गज कंपनी है। बहुत पिटाई हुई है इस कंपनी का बाकी सेक्टर के साथ, पर इसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कुछ हद तक प्रोटेक्टेड है। जो शंका NBFC सेक्टर एसेट क्वालिटी को लेकर जताया जा रहा है वो शंका ज्यादातर एप्लीकेबल नहीं है। मल्लापुरम फाइनेंस का मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड लोन कंपनी है, ज्यादातर पोर्टफोलियो गोल्ड लोन में है, और यहाँ पे हम लोग करीब 180 से 200 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की जा सकती है। बेहतरीन परफॉर्मेंस है और बहुत ही रिलेटिव चीप वैल्यूएशन के ये शेयर मिल रहा है जी। ओके, ठीक है। और अब वक्त है ऑप्शन की रणनीति जानने का। और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं किरण जाधव.com के किरण जाधव। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल के लिए ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे? वेरी गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, आज PSU बैंक में अच्छी खासी हरकत देखने में मिली। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे PSUs एक अच्छा मूव करते नजर आ रहे थे। तो तीसरे क्रमांक का जो स्टॉक है कैन बैंक, वो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। 90 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, यानी 90 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीबन 8 रुपीज 75 पैसे के करीब मिल रहा है। प्लस 1.5 रुपए नीचे यानी 7 रुपए पे रखना चाहिए, और टारगेट के लिए मुझे लगता है कल के लिए 13 रुपए 50 पैसे के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया किरण जी आपका, उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि आज कौन कौन सी खबरें रही और कल बाजार की चाल क्या होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है कि मूडीज़ ने भारत की रेटिंग घटाई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, और जिस तरह से ताज़ा हालात बने हैं कि हालांकि दुनिया भर के आर्थिक हालात ख़राब हैं, लगातार इकोनॉमी को लेकर निगेटिव आउटलुक सामने आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर के आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इसी बीच ये अनुमान आया है मूडीज़ की तरफ से कि जो रेटिंग है वो यहाँ पर कम की गई है, घटाई गई है। तो इकोनॉमी के मोर्चे पर चिंता लगातार बनी हुई है। हालांकि इकोनॉमी को संभालने के लिए कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, तमाम तरह के पैकेज आ रहे हैं, एक के बाद एक आर्थिक पैकेज, ताकि जो डैमेज हुआ है कोरोना की वजह से उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दुनिया भर के चूँकि आर्थिक हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत ख़राब हैं, डिमांड के मोर्चे पर बहुत चिंता बढ़ी है। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जिससे इकोनॉमी को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं।